इसरो का एक साइंटिस्ट जो कि चंद्रयान 3 पे काम करता है, उसकी सैलरी है 70,000 रुपए महीने। वहीं पर स्पेसएक्स का एक साइंटिस्ट जो कि फैल्कन 9 पे काम करता है, उसकी सैलरी है $10,800, यानी कि 10 लाख रुपए से भी ज्यादा। यानी कि सेम फिजिक्स, सेम ऑर्बिटल मैकेनिक्स, सेम रॉकेट इक्वेशन, लेकिन सैलरी में 15 गुना का अंतर। इसके अलावा इसरो का साल भर का बजट जो है वो 13,400 करोड़ है, लेकिन स्पेसएक्स उसके केवल एक क्वार्टर का जो प्रॉफिट है वो इससे ज्यादा हो जाता है। लेकिन फिर भी ग्रेविटी जैसी मूवी से कम बजट में इसरो चंद्रयान 3 का मिशन कर लेता है। तो सवाल ये आता है कि इसरो इतने कम बजट में इतना ज्यादा कैसे कर लेता है, और स्पेसएक्स वो एक्चुअली में क्या कर रहा है? क्या वो इस रेस में पीछे है, या फिर वो कुछ ऐसा कर रहा है जिसकी वजह से इसरो को कुछ सीख लेनी चाहिए? इस वीडियो के लिए रिसर्च करते टाइम मुझे कुछ ऐसी बातें पता चली जिसकी वजह से मेरा स्पेसएक्स और इसरो को देखने का नजरिया बदल गया। तो इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि कुछ आपको ऐसी एक्साइटिंग और फैसिनेटिंग बातें पता चलेंगी जो आपको शायद पहले कभी नहीं पता थी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, इस बात पे कोई डाउट नहीं कि हमारे देश में इसरो एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर हम सब गौरव करते हैं। इसरो ने वो सारी चीजें कर दिखाई है जो बहुत सारे बड़े बड़े नेशन नहीं कर पाए। मैं खुद इसरो का बहुत बड़ा फैन हूं। इनफैक्ट ये जो आप चश्मा देख रहे हैं, इसके साइड में इसरो और PSLV लिखा हुआ है, तो मैं इसरो का चश्मा पहनता हूं। लेकिन ऑल इमोशन असाइड, अगर कोई वीडियो बना रहे हैं तो सारे फैक्ट्स को बहुत अनबायस्ड तरीके से उनका एनालिसिस करना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पर अगर हम लोग सैलरी की बात कर रहे हैं तो ऑन एन एवरेज एक एंट्री लेवल का इसरो इंजीनियर या साइंटिस्ट कितना कमाता है, इसके ऊपर बात करते हैं। देखो दोस्तों, किसी भी इसरो साइंटिस्ट का जो इनिशियल लेवल पे होता है वो कुछ 56,100 के अराउंड होता है। ये 10th लेवल साइंटिस्ट इसे कह सकते हैं, और ये 7th पे कमीशन के हिसाब से डिसाइड किया गया है। लेकिन ऐसा नहीं सिर्फ इतना ही पैसा मिलता है, इसमें कुछ एडिशनल चीजें भी होती है, जैसे कि DNS अलाउंस होता है, HRA होता है, बैंगलोर जैसे महंगे शहर में रह रहे हो उसका एक कंपनसेशन होता है, और ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी मिलता है। तो ये सब जोड़ जाड़ के इनिशियल लेवल इसरो साइंटिस्ट की सैलरी 70,000 से लेकर 78,000 पर मंथ तक चली जाती है। यानी कि 10 to 12.5 LPA इसरो साइंटिस्ट की एक स्टार्टिंग लेवल सैलरी होती है। अब इसमें आप जैसे जैसे एक्सपीरियंस होते जाते हैं आपकी सैलरी बढ़ती जाती है। इस चार्ट में आप ये सारी चीजें क्लियरली देख सकते हैं। अब दोस्तों, इस चार्ट में आप एक चीज क्लियरली देख सकते हैं कि वो साइंटिस्ट जिसके पास 30 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस हो चुका है, जिसने बहुत सारे काम कर रखे हैं, जो द सीनियर मोस्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है, द डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट की पोजीशन, उसकी सैलरी हो जाती है 42 लाख, विच इज प्रिटी गुड। लेकिन अगर हम लोग स्पेसएक्स के बारे में बात करें तो आसपास भी नहीं है। क्यों? चलिए अभी समझते हैं। दोस्तों, इस चार्ट में आप क्लियरली देख सकते हैं कि स्पेसएक्स पे अलग अलग डेजिग्नेशन पे लोगों की स्टार्टिंग सैलरी कितनी होती है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि जहां पर इसरो के 30 साल के एक्सपीरियंस रखने वाले साइंटिस्ट को, जो कि डिस्टिंग्विश साइंटिस्ट की पोजीशन पे पहुंच चुका है, उनको 42 लाख पर ईयर मिल रहा है। वहां पर स्पेसएक्स में काम करने वाले एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सैलरी, जो कि एंट्री लेवल पे है, वो 1 करोड़ से भी ज्यादा हो जाती है। यानी कि अगर देखा जाए तो स्पेसएक्स का एक फ्रेशर इसरो के टॉप साइंटिस्ट से 4 गुना ज्यादा कमा रहा है। लेकिन एकदम से ये बोल देना कि 4 गुना ज्यादा सैलरी एकदम जस्टिफाइड नहीं रहेगा। उसका रीजन है क्योंकि एक टर्म होती है जिसे कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। इसको हम लोग PPP नाम से डिनोट करेंगे। दोस्तों, इसको समझाने का सिंपल सा तरीका है, इंडिया में 1 लाख रुपए में हमको जो लाइफस्टाइल मिलेगी, वो सेम लाइफस्टाइल के लिए USA में $4,000 to $5,000 तक देने पड़ जाएंगे, यानी कि 1 लाख रुपए से बहुत ज्यादा। इसका मतलब यह है कि उस सेम यूनिट ऑफ करेंसी की वो वैल्यू नहीं है जो इंडिया में है। तो अगर हम लोग इसको अकाउंट करें, यानी कि PPP को अकाउंट करें, तो हमारा जो इनिशियल क्लेम था कि एक स्पेसएक्स के इंजीनियर है उसकी सैलरी 15 गुना ज्यादा होती है इसरो के साइंटिस्ट से, वो एकदम ट्रू नहीं रहा, लेकिन अभी भी 2 से 4 गुना ज्यादा तो बिल्कुल होती है। अब आपको ये लग रहा होगा कि चलो PPP की वजह से ये सारी चीजें कंपेरेबल हो गई, कोई इंडिया में काम कर रहा है उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग है, कोई USA में काम कर रहा है उसकी कॉस्ट ऑफ लिविंग अलग है। लेकिन जब आप रॉकेट बनाते हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मटेरियल यूज होता है, एल्यूमिनियम यूज होता है, वो तो इंटरनेशनल मार्केट में मिलता है, और उसमें PPP का कॉन्सेप्ट काम नहीं करता है, क्योंकि वो सबको अलग अलग प्राइस पे खरीदना पड़ता है, वो मार्केट वैल्यू के हिसाब से डिसाइड होता है, और उसमें इंडिया को कोई ऐसा कंपनसेशन नहीं मिलता है। इनफैक्ट हमारे ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से और हमारे जियोपॉलिटिकल रिलेशन की वजह से हमको इन जनरल वो महंगा ही पड़ता है। इनफैक्ट इसरो के चेयरमैन सोमनाथ सर ने खुद ये बोला था कि अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स और एल्यूमिनियम की बात करें तो USA के कंपेयर में इंडिया को कॉस्टली ही पड़ता है। लेकिन दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है, इवन तो हमको ये USA के कंपेयर में ज्यादा महंगा पड़ रहा है, फिर भी अगर हम लोग हमारे मिशंस के बारे में बात करें तो वो दुनिया में सबसे सस्ते होते हैं। अब अगर हम लोग इतने सारे बजट मिशंस के बारे में बात करें तो नंबर 1 पे मंगलयान मिशन तो बिल्कुल आ जाता है। इसके ऊपर तो प्रॉपर मूवी बन रखी है जिसमें अक्षय कुमार खुद आए थे। हालांकि वो मूवी मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा नहीं पसंद है, क्योंकि उसमें बहुत इनएक्यूरेट चीजें दिखाई गई थी, लेकिन फिर भी एक चीज को रोमांटिसाइज करने का काम वो मूवी अच्छे तरीके से कर दे रही है। अब दोस्तों, 2014 में इंडिया ने मार्स पे एक मिशन भेजा था, वो था मंगलयान। ये इंडिया का सबसे पहला मार्स का मिशन था और हमने पहली बार में ये मिशन सक्सेसफुल कर दिया। अब पूरी दुनिया इसलिए तो हैरान थी क्योंकि हमने पहली बार में ये मिशन कर दिखाया, लेकिन इसके अलावा वो इसलिए भी हैरान थे क्योंकि हमने बहुत ही कम बजट में कर दिया। हमने ये केवल 450 करोड़ में कर दिया, यानी कि $74 मिलियन।
अब आप कह रहे होंगे कि क्षितिज 450 करोड़ के आगे केवल मत लगाओ, ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। आई अंडरस्टैंड ये छोटा अमाउंट नहीं है, लेकिन चलिए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स देख लेते हैं। अब नासा की बात कर लेते हैं। नासा ने सेम ईयर में अपना मेवन प्रोजेक्ट भेजा था, उसका कॉस्ट था $582.5 मिलियन से भी ज्यादा, यानी कि हमारे मंगलयान मिशन से 8 गुना से भी ज्यादा। हमने उनसे 8 गुना से भी कम प्राइस में वो मिशन भेज दिया, वो भी तब जब हमको एल्यूमिनियम, इलेक्ट्रॉनिक, ये सब उनसे ज्यादा महंगा पड़ता है। इनफैक्ट जब ये मिशन सक्सेसफुल हुआ था तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक बहुत ही आइकॉनिक स्टेटमेंट बोला था। उन्होंने ये बोला था कि इसके जो जाने का कॉस्ट है वो ऑन एन एवरेज 7 रुपीज पर किलोमीटर पड़ा है, यानी कि नॉर्मल बैंगलोर या किसी बड़े शहर का जो ऑटो है उससे भी कम। सोचिए कितना बजट एफिशिएंट था ये। लेकिन अभी बात यहां पर खत्म नहीं हुई है। अगेन मंगलयान का बजट कितना था? $74 मिलियन। हॉलीवुड की एक बहुत ही फेमस मूवी बनी थी ग्रेविटी, जिसका बजट था $100 मिलियन। यानी कि जिस बजट पे हॉलीवुड की एक मूवी ने स्पेस के बारे में मूवी बनाई, उससे कम बजट में हम लोगों ने स्पेस में अपना मिशन भेज दिया और एग्जीक्यूट भी कर दिया। ये अपने में कितनी कमाल की चीज है। अब दोस्तों अगर सक्सेसफुल मिशन के बारे में बात कर रहे हैं तो अभी हमारा रीसेंट चंद्रयान 3 के बारे में बात करना जरूरी है। चंद्रयान 3 का ओवरऑल बजट अराउंड 615 करोड़ था। अगर डॉलर से बात करें तो कुछ अराउंड $75 मिलियन पड़ता है। अब इसका कंपैरिजन हम लोग रशिया के लूना 25 से करें, जो कि सेम चीज अचीव करना चाह रहा था, तो उनका बजट हमसे ऑलमोस्ट डबल था और वो तो क्रैश भी कर गया, मतलब सक्सेसफुल भी नहीं था। और अगर नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के बारे में बात करें तो उसका बजट अराउंड $93 बिलियन था। हाँ, मैंने मिलियन नहीं बोला, मैंने $93 बिलियन बोला। यानी कि इसरो के 60 साल का बजट कंबाइन कर दिया जाए, उससे भी ज्यादा अमाउंट है नासा के एक मिशन का। ये बहुत ही ज्यादा ग्रैंड लेवल का मिशन बजट है। इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि चंद्रयान 3 के कंपेयर में और भी जो मिशन निकले वो कितने ज्यादा महंगे थे। अब दोस्तों ऐसा नहीं कि इसरो सारे बजट वाले प्रोजेक्ट ही कर रहा है, हम लोग एक और मिशन प्लान कर रहे हैं और इसके बारे में बात करना जरूरी है। द फेमस गगनयान मिशन, जिसको इंडिया के दूसरे एस्ट्रोनॉट जो स्पेस में गए थे शुभांशु शुक्ला लीड कर रहे हैं। दोस्तों गगनयान का एस्टिमेटेड बजट अराउंड 9000 करोड़ है, जो कि $1 बिलियन से भी ज्यादा हो जाता है। अब आई नो तो इसे सुनने में बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। स्पेसएक्स के बारे में बात कर लेते हैं। स्पेसएक्स ने क्रू ड्रैगन डेवलप किया था नासा के लिए, उनके एस्ट्रोनॉट को भेजने के लिए। अब ये जो क्रू ड्रैगन है, इसको जो बनाने का प्रपोज बजट था वो अराउंड $2.6 बिलियन था। ऑब्वियसली बहुत ज्यादा गगनयान मिशन से, लेकिन ये खिंचते खिंचते और ज्यादा हो गया। एक्सटेंड होने के बाद इसका बजट अराउंड $4.9 बिलियन हो गया। सेम हम लोग बोइंग स्टार लाइनर के बारे में बात कर लेते हैं। उसका एस्टिमेटेड बजट भी $4.2 बिलियन हो गया। तो जहां पर हम लोग गगनयान मिशन में एक एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजाने के लिए यानी कि पर सीट कॉस्ट $40 मिलियन दे रहे हैं, वहीं पर जो हमारे कॉम्पिटिटर्स है यानी कि क्रू ड्रैगन है वो $72 मिलियन दे रहे हैं और सोयस का प्राइस तो $86 मिलियन है। तो यहाँ भी अगर देखा जाए तो गगनयान मिशन काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। अब दोस्तों जब मैं इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा था तो ये देख के मैं काफी इंप्रेस हो गया, लेकिन इन सब चीजों में एक बहुत ही बड़ा लूप होल है जिसके बारे में लोग ज्यादा बात नहीं करते हैं, इसलिए आपका ये जानना जरूरी है और हो सकता है आपके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं हो। हम सबको पता है कि स्पेस में भेजने का कॉस्ट ओवरऑल इसरो का कम होता है, लेकिन वो कितना वेट भेज पा रहा है, उसके पेलोड कैपेसिटी कितनी है, इसके बारे में बात करना जरूरी है, क्योंकि जब इसका रिजल्ट एनालिसिस आएगा तब आपको बहुत ही शॉकिंग बात पता चलेगी। दोस्तों स्पेस इंडस्ट्री में केवल ये नहीं देखा जाता कि आपका ओवरऑल बजट कितना था, वहां ये देखा जाता है कि पर केजी आपको कितना कॉस्ट पे करना पड़ रहा है किसी चीज को स्पेस ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए। अब इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए, जहां पर इसरो PSLV का एक कॉस्ट 6500 से लेकर 9200 पर केजी तक चला जाता है, वहीं पर फैल्कन 9 का कॉस्ट 3800 पर केजी तक चला जाता है। बट अभी तो हम लोगों ने देखा कि इसरो इतना कॉस्ट इफेक्टिवली काम कर रहा है, लेकिन यहां पर फैल्कन 9 पर केजी के हिसाब से इतना कॉस्ट इफेक्टिव कैसे है? और यही तो सबसे ट्रिक वाली बात है, जहां पर इसरो का लॉन्च कॉस्ट अराउंड $25 मिलियन होता है और स्पेसएक्स का $67 मिलियन होता है, वहीं पर जो स्पेसएक्स का मिशन है वो इसरो से 5 गुना ज्यादा वेट कैरी कर सकता है। तो पर केजी वेट निकाले तो वो डिवाइड बाय 5 होता है और हमारा डिवाइड बाय 5 तो हो नहीं रहा है, तो पर केजी कॉस्ट स्पेसएक्स का कम आ जाता है। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये चीज स्पेसएक्स कैसे अचीव कर पा रहा है? वो इसलिए क्योंकि उन्होंने वो चीज की जो ह्यूमन हिस्ट्री में पहली बार किसी ने की, और उन्होंने स्पेस और रॉकेट इंडस्ट्री का पूरा कोर्स बदल दिया। वो है रॉकेट की रीयूजेबिलिटी। दोस्तों वन ऑफ द रीजन रॉकेट इंडस्ट्री इतनी ज्यादा महंगी है बिकॉज रॉकेट बनाना एक तो महंगा है ही, दूसरा एवरी टाइम जब भी हम लोग कोई रॉकेट लॉन्च करते हैं तो उसका जो बूस्टर होता है वो वेस्ट हो जाता है, वो पानी में गिर जाता है और किसी काम नहीं आता है। इट्स लाइक आप जब भी किसी प्लेन से ट्रेवल कर रहे हैं उस प्लेन को फेंक दे रहे हैं और वो प्लेन वापस यूज नहीं हो पाएगा, राइट ना? कितना ज्यादा वेस्ट लग रहा है, कितना ज्यादा पैसों की बर्बादी लग रही है। यही चीज स्पेसएक्स ने बदली। उन्होंने ये बोला कि व्हाट इफ ये जो बूस्टर है इसको हम लोग बार बार यूज कर सके।
अगर इसको बार बार यूज कर पाएंगे तो ये इकोनॉमिकल बन जाएगा। अब जब स्पेसएक्स ने ये आइडिया प्रपोज किया था, पूरी दुनिया को बताया कि हम ये करने का प्लान कर रहे हैं, कोई उन पे बिलीव नहीं कर रहा था। बड़े बड़े एस्ट्रोनॉट, बड़े बड़े साइंटिस्ट उनको क्रिटिसाइज कर रहे थे कि प्राइवेटाइजेशन इन स्पेस इंडस्ट्री इज नॉट पॉसिबल और ये जो चीज कर रहे हैं नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर स्पेसएक्स ने फाइनली वो चीज अचीव कर ली और उससे उनको क्या फायदा हुआ? फैल्कन 9 का जो बूस्टर है अभी फरवरी 2026 तक वो टोटल 33 बार लॉन्च हो चुका है। मतलब कि 33 रॉकेट्स के लिए जो इंडिविजुअली जो बूस्टर बनते, जो वेस्ट हो जाते, वो पूरा का पूरा कॉस्ट स्पेसएक्स का बच गया, क्योंकि वो उसी बूस्टर से सारे रॉकेट लॉन्च कर पा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अब उनका जो कॉस्ट है रॉकेट बनाने का वो काफी कम हो गया। तो ये जो मैंने आपको एस्टिमेट बताया कि फैल्कन पर केजी कितना कम खर्चा कर पा रहा है, इसका सबसे बड़ा रीजन ये बूस्टर है जो वो बार बार यूज कर पा रहे हैं। केवल पर्टिकुलर इस इनोवेशन की वजह से अब इसरो का कॉस्ट जो है वो स्पेसएक्स से 4 से 5 गुना ज्यादा हो चुका है। यानी कि वो इसरो जिसको हम लोग कॉस्ट इफेक्टिवनेस के बारे में टॉप में मानते थे, अब उससे आगे स्पेसएक्स निकल चुका है। अब दोस्तों एक क्वेश्चन दिमाग में इमीडिएटली आता है कि अगर स्पेसएक्स ने ऐसा बूस्टर बना दिया जो वो बार बार यूज कर सकते हैं, तो इसरो क्यों नहीं बना रहा है? एंड द थिंग इज कि उसके ऊपर काम चल रहा है। ऑब्वियसली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो इसके ऊपर तो काम होना ही था। इसके ऊपर जैसे जैसे अपडेट आएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा। इसके ऊपर हम लोग डिटेल में वापस आएंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज कवर करनी जरूरी है कि इसरो को इतना कॉस्ट इफेक्टिव बनाता क्या है। यस, हमको ये पता है कि हम लोग बहुत ही ऑप्टिमाइज तरीके से काम करते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली हम लोग क्या करते हैं जिसकी वजह से कॉस्ट इफेक्टिवनेस बन पाती है? इसके मैं आपको 5 रीजन बताता हूं। सबसे पहला रीजन ये होता है कि हम लोग कम प्रोटोटाइप्स बनाते हैं। कम प्रोटोटाइप्स का मतलब ये है कि आप सीधे कोई रॉकेट को तो स्पेस में भेज नहीं दोगे, आप उसको बार बार टेस्ट करोगे कि वो फेल हो रहा है कि सक्सेसफुल हो रहा है, आप उससे सीखोगे, बार बार टेस्ट करेंगे, तभी तो हमको पता चलेगा कि फाइनल आउटकम यूज करने लायक है कि नहीं है। हम लोग नंबर ऑफ प्रोटोटाइप्स कम करते हैं। जहां पर नासा किसी एक रॉकेट को भेजने से पहले उसके 6 प्रोटोटाइप बनाता है, हम लोग ऑन एन एवरेज 3 बनाते हैं। अब हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि 3 बनाना रिस्की नहीं हो गया? नहीं, लेकिन वो एक ऑप्टिमाइज तरीके से किया जाता है, क्योंकि हम लोग सिमुलेशन के ऊपर ज्यादा रिलाय करते हैं। हम लोग वो सारे तरीके देखते हैं जहां से कम बजट निकल सके। तो पहला रीजन तो है फ्यूअर प्रोटोटाइप्स। दूसरा रीजन है हम लोग नेचर का यूज भी करते हैं, जिसे हम लोग ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट कहते हैं। अगर आपने मंगलयान मूवी देखी है तो वहां पर ये चीज दिखाई गई है, थोड़ा ज्यादा एग्जैजुरेटेड और इरिटेटिंगली गलत तरीके से उसको दिखाया गया, एज इफ बहुत ही नई सी चीज दिखा दी। तो स्पेस इंडस्ट्री में ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट का यूज करना बहुत ही कॉमन है। क्या होता है ग्रेविटेशनल स्लिंगशॉट? बेसिकली आप किसी भी प्लैनेट की ग्रेविटी यूज करते हैं थोड़ा सा बूस्ट लेने के लिए, थोड़ी सी एनर्जी लेने के लिए। ये मोमेंटम आता है उसके रोटेशनल एनर्जी के कॉस्ट पे। अब कोई ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये जो रॉकेट को एक्स्ट्रा एनर्जी मिली, ये एनर्जी आ कहां से रही है? इसका सिंपल सा आंसर है, जो प्लैनेट घूम रहा है, प्लैनेट के घूमने के कॉस्ट पे आता है। यानी कि जब भी कोई रॉकेट उसके स्लिंगशॉट से उससे एनर्जी चुराता है, उस प्लैनेट की जो रोटेशन की मूवमेंट होती है थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन अब एक रॉकेट और एक प्लैनेट का क्या ही कंपैरिजन है, तो वो इनफाइनेटिसिमली यानी कि बहुत 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 कम होती है, यानी कि ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। तो प्रैक्टिकली हम लोग कितनी बार भी उसका यूज कर सकते हैं, बस उसका कॉस्ट ये है कि वो बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है। तो जहां पर रशिया का मिशन काफी तेजी से चांद पे चला गया था, हमारे मिशन को 40 दिन वेट करना पड़ गया था। लेकिन इस वेट की वजह से हमारा जो फ्यूल का कंजम्पशन है वो काफी कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो काफी कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। दोस्तों तीसरा रीजन है कि हम लोग कंपोनेंट्स को रीयूज करते हैं। हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन गया था उसमें बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स थे जो चंद्रयान 2 या चंद्रयान 1 मिशन के टाइम पे जो बने थे लेकिन यूज नहीं आ पाए, उनको यूज किए गए या फिर रीयूज कर दिए गए। तो ये जो मटेरियल्स को रीयूज करने की जो कैपेबिलिटी है, ये भी हम लोगों को काफी कॉस्ट इफेक्टिव बनाती है। चौथा रीजन है सिंप्लीफाइड पेलोड। सिंप्लीफाइड पेलोड क्या होता है? दोस्तों जो हमारा मंगलयान मिशन था उसमें टोटल 5 इंस्ट्रूमेंट्स थे, वहीं पर नासा का जो मेवन मिशन था उसमें टोटल 8 कंपोनेंट्स थे। इसका सिंपल सा मतलब जितने ज्यादा कंपोनेंट्स होंगे उतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी होगी और उतना ज्यादा कॉस्ट होगा। हमारे पास कम कंपोनेंट है तो कॉस्ट इफेक्टिवली कम लगता है। और पांचवा जो रीजन है वो है इंडिजीनियस डेवलपमेंट। इसका मतलब यह है कि इसरो के ऊपर काफी सैंक्शंस लग गए थे, जिसकी वजह से हमारे जो भी कंपोनेंट्स हैं हम लोगों को इंडिया में ही बनाने पड़ते थे। रिटायर्ड फाइनेंस मैनेजर शिशिर कुमार दास कहते हैं कि हमारे साइंटिस्ट ने सैंक्शंस को इंसेंटिव की तरह यूज किया। सब इक्विपमेंट्स इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर हुए। भेल, गोदरेज एरोस्पेस, L&T, मिश्रा धातु निगम, ये सारे इंडियन सप्लाईज है। इसरो के चेयरमैन सोमनाथ सर ने यह बोला था कि हमारा अप्रोच हमेशा से डेवलपमेंट कॉस्ट कम करना है, सिमुलेशन पे ज्यादा ट्रस्ट करो, एक्चुअल हार्डवेयर टेस्टिंग पे कम करो और ये सारी चीजें रिसाइकल करो। और ये सब हम लोग तब कर रहे हैं जब रॉ मटेरियल जैसे कि एल्यूमिनियम वगैरह हमको ज्यादा महंगे पड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों इतनी सारी कॉस्ट इफेक्टिव चीजें करने के बावजूद एक बहुत हार्श रियलिटी है कि इंडिया के जो टैलेंटेड यूथ है वो इसरो में नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए भले इतनी एस्पिरेशनल जगह लग रही है, लेकिन फिर भी इसरो के एक्सपर्ट ये कहते हैं कि अगर वो किसी टॉप IIT में जाए वहां प्लेसमेंट के लिए, तो बहुत सारे टॉप IITians वहां पर जाना
प्रेफर ही नहीं करेंगे। आईआईटी के जो टॉप ग्रेजुएट्स है वो या तो किसी हायर सैलरी वाली जॉब में जाना पसंद करेंगे या फिर बाहर जाना पसंद करेंगे जहां पर उनको बेटर करियर अपॉर्चुनिटी मिल पाती है। इसके अलावा आईआईएसटी यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, जो स्पेसिफिकली इसरो के लिए बनाई गई थी, जहां पर वो लोग ऐसे लोगों को ट्रेन कर सके जो कि बाद में इसरो में काम कर सके, वहां के स्टूडेंट भी अब बाहर जाने लगे हैं। इनफैक्ट इसरो को छोड़ के इंडिया में दूसरे स्टार्टअप्स में काम करने लगे हैं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर आईआईएसटी के भी बहुत सारे स्टूडेंट इसरो को छोड़ रहे हैं तो उसके पीछे का रीजन होगा ज्यादा पैसा मिल रहा है। बहुतों के केस में ऐसा होता होगा जो कि बाहर जा रहे हैं, लेकिन जो इंडिया में काम कर रहे हैं, जो स्पेस स्टार्टअप में काम कर रहे हैं, जैसे कि अग्निकुल कॉस्मोस हो गया या फिर स्काईरूट एरोस्पेस हो गया, तो आप देखेंगे कि वो इसरो जितनी सैलरी नहीं दे पाते हैं, तो फिर ये लोग उधर क्यों काम करना चाहते हैं। और इसका एक बहुत ही सैड ट्रूथ है, इंडिया की ब्यूरोक्रेसी। दोस्तों, इसरो में कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं। अगर आप अपने करियर में अर्ली हैं, आपको कोई आइडिया देना है, आपको दुनिया भर की ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपके जो नए इनोवेटिव आइडिया आप उसको टेस्ट ही नहीं कर पा रहे। कोई भी चीज को लेकर रिस्क बहुत ही ज्यादा होता है, प्रेशर बहुत ही ज्यादा होता है, तो बेसिकली आप रिस्क नहीं ले सकते, आपको ओनरशिप इतनी ज्यादा नहीं मिल पाती है, और साथ ही साथ कई बार रैंडमली टास्क थमा दिया जाता है। दोस्तों, कायदे से क्या होता है कि कोई पर्सन किसी चीज में स्पेशलाइजेशन रखता है तो वो एक्सपेक्ट करेगा कि मुझे इससे रिलेटेड ही काम कराया जाए। लेकिन इसरो में ऐसा भी होता है कि भले ही आप किसी चीज में स्पेशलाइजेशन रखते हो, लेकिन नीड के हिसाब से आपसे अलग अलग काम भी करवाए जाएंगे। ये एक ऐसी चीज है जो काफी इंजीनियर और साइंटिस्ट को फ्रस्ट्रेट करती है। भले उनके मन में ये भाव होगा कि हमें हमारे देश के लिए कुछ करना है, लेकिन अगर उन्हें यहाँ पर इनोवेशन दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है तो वो इंडिया के स्टार्टअप्स में जाएंगे और वहां पर जाके काम करेंगे। अच्छा दोस्तों, एक चीज माननी पड़ेगी, अगर हम लोग स्पेस स्टार्टअप्स के बारे में बात करें तो इंडिया का लैंडस्केप बहुत तेजी से चेंज हुआ। देखिए दोस्तों, मैंने गवर्नमेंट को इस बात पर क्रिटिसाइज किया है, जो हमारे एनसीईआरटी का करिकुलम चेंज हुआ था वो सही नहीं हुआ था, जिसको मैंने इस वीडियो में समझाया हुआ है। लेकिन गवर्नमेंट ने अच्छे काम भी किए हुए हैं, जिनमें से एक है स्पेस प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करना। स्पेस प्राइवेटाइजेशन, स्पेस स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट ने काफी सारी इनिशिएटिव लिए, काफी ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से जहां पर 2014 में केवल एक स्पेस स्टार्टअप था, आज के टाइम में हमारे पास 300 से ज्यादा स्पेस स्टार्टअप है। इनफैक्ट ऐसा माना जाता है कि 2033 तक जो स्पेस इंडस्ट्री है वो $44 बिलियन वर्थ हो जाएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को अब ज्यादा लंबा नहीं खींचते, सीधे कंक्लूजन पे आते हैं। कंक्लूजन ये है कि इसरो और स्पेसएक्स में नो डाउट स्पेसएक्स बहुत ही ज्यादा पे कर रहा है अपने साइंटिस्ट को। हालांकि हम लोग PPP को अकाउंट करें तो वो डिफरेंस कम हो जाता है, फिर भी वो ज्यादा पे कर रहे हैं। साथ ही साथ उनके पास रीयूजेबल बूस्टर है जो उनको काफी कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है। इसरो के पास कॉस्ट इफेक्टिव एडवांटेज हमेशा से रहा है, लेकिन अब वो इस रेस में पीछे हो रहा है। इसरो ऑलरेडी रीयूजेबल बूस्टर की टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है एंड लेट्स होप ये टेक्नोलॉजी जल्दी बन जाए। देखिए दोस्तों, इसरो में काफी पोटेंशियल है। इसरो ने ये सारे मिशन कर दिखाए जो लोग नहीं कर पा रहे थे। चंद्रयान 3 हमने इतने कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से भेजा जो रशिया डबल प्राइस में भी नहीं कर पाया, वहां जाकर क्रैश हो गया। हम लोगों ने एक साथ स्पेस में 104 रॉकेट भेजे, जिसको इलॉन मस्क ने भी प्रेज किया। इसरो ने बहुत ही कमाल के काम किए, लेकिन एट द सेम टाइम हम लोग हमारे साइंटिस्ट को बहुत ही कम सैलरी पे कर रहे हैं। माना कि हमारे पास अमेरिका जितना बजट नहीं है, लेकिन फिर भी आज के टाइम में इसरो का जो एक साइंटिस्ट है वो ओला के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से भी कम कमाता है। ये जो इनकम डिस्पैरिटी है इसको कम करना पड़ेगा, तभी इंडिया के जो यूथ है उनको ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा इस इंडस्ट्री में जाने का और ज्यादा अच्छे इनोवेटिव काम करने का। और एक चीज जो मेरा पर्सनली मानना है कि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ऐसे इंस्टीट्यूशन में कम से कम होना चाहिए। ये इंडिपेंडेंट बॉडी होनी चाहिए ताकि ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस जो इनका है वो थोड़ा फास्ट हो सके और गवर्नमेंट के किसी प्रेशर में इनको कोई नुकसान ना हो, ये इंडिपेंडेंटली ज्यादा अच्छे से वर्क कर पाए। ये जो ब्यूरोक्रेटिक प्रोसेस है ये इसरो का एक बहुत बड़ा नुकसान है, जो अभी इसरो की रिस्क ससेप्टिबिलिटी है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा। अगर ये सारे चेंजेस किए गए तो इसरो जो अभी ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म कर रहा है और बेटर परफॉर्म कर सकता है। अब दोस्तों, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि इंडिया में इतनी सारी प्रॉब्लम है, हम लोग फालतू में स्पेस में क्यों इतना पैसा लगा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऑलरेडी इतनी कंप्लेन होती है कि इसरो में हम इतना पैसा क्यों दे रहे हैं जब हमारे पास पॉवर्टी है और इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। उनके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि ये सारी जो टेक्नोलॉजी है ये अल्टीमेटली हमारे ही काम आती है, चाहे वो जीपीएस हो या फिर फार्मर्स के लिए वेदर फोरकास्टिंग हो या फिर डिफेंस हो, इन सब जगह तो काम ही आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ जो फाउंडेशनल नॉलेज है वो हम लोगों को रिसर्च और इनोवेशन में भी काम आती है। तो ये जो टेक्नोलॉजी, ये जो स्पेस है, ये अल्टीमेटली बहुत ही इंपैक्ट आती है। लेकिन अगर कोई आपको ऐसा पर्सन मिले जो आपसे ये बात बोलता है कि हमको क्यों पैसा लगाना है, तो आप उसे क्या आंसर देंगे? नीचे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। इस वीडियो को बनाने का मेरा मोटिवेशन ये था कि आप स्पेसएक्स और इसरो के बारे में थोड़ा डिटेल में जानें। अच्छी बात है तो हर कोई डिस्कस करता है, लेकिन जो कमियां हैं वो जानना भी जरूरी है ताकि हम लोग ज्यादा रैशनल होकर बात कर सके। इसलिए दोस्तों, प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए, हाइप करिए एंड आई होप आपका सपोर्ट इसी तरीके से बनता रहेगा। हम लोग फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंटरेस्टिंग बातें डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग।